नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 19 जून 2021 व शनिवार की जो कक्षा में अधिगम आकलन प्रश्न पत्र को लेकर और इसके महत्वपूर्ण भाग में कल हम रचनात्मक आकलन के संदर्भ में पढ़ रहे थे। और रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो मूलभूत बालकों के विकास से संबंधित है, उसके अधिगम से संबंधित है। छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सीखता है और सीखने के बाद उसमें किस तरह के परिवर्तन आते हैं मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका मूल्यांकन किस तरह से हो, उनका आकलन किस तरह से हो और किस तरह से होता है, ये हम कल अध्ययन कर रहे थे। फॉर्मेटिव टेस्ट या असेसमेंट की जब बात की जाती है, आपने इस बारे में देखा भी होगा। आज तो वर्तमान दौर में विद्यालयों में, चाहे राजकीय विद्यालय में हो या निजी विद्यालयों में, इस फॉर्मेटिव टेस्ट या असेसमेंट की जब बात सुनते हैं तो एफ ए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एफ ए टेस्ट होता है, जो मंथली या महीने 2 महीने के अंतराल में या 3 महीने के अंतराल में एफ ए ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर 6 महीने के अंतराल में ऐसे यानी कि सिमुलेटिव टेस्ट किया जाता है। सिमुलेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एफए के आधार पर यह तय किया जाता है कि बालकों में कितना ज्ञान उसमें ग्रहण कर लिया गया है, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के दरमियान शिक्षक और छात्र के दो आपसी कम्युनिकेशन या उसके आपसी सहयोगात्मक सहभागिता के माध्यम से, क्योंकि ये पूर्णतः बाल केंद्रित और प्रजातांत्रिक तरीके से संपन्न किया जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को जो पढ़ाया जाता है, छात्र के द्वारा जो ज्ञान किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वह उसका सकारात्मक स्वरूप कहाँ तक मिल पाया है, वो उस फॉर्मेटिव असेसमेंट या टेस्ट के माध्यम से उसका निष्कर्ष निकल जाता है। क्योंकि तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, क्योंकि उन तथ्यों के आधार पर ही पता लगता है कि बालकों को कितना ज्ञान अधिगमित हुआ है। कल हम रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहली तो मैंने प्रमाणों के एकत्रीकरण की बात कर ली थी। दूसरी, ये जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया मूलभूत बात आ रही है प्रश्नों के आधारित पर। फिर तीसरी बात की थी मैंने पर्यवेक्षण के आधार पर। चौथी बात की थी मैंने वाद विवाद के आधार पर। और पांचवी बात की थी मैंने पांचवी तो हुई नहीं, पांचवी आज। 4 बातों पर, ये 4 विशेषताओं पर चर्चा कर ली थी। पांचवी आज है उत्पाद पर आधारित प्रक्रिया। उत्पाद आधारित यानी कि जो शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर एक प्रोसेसिंग तय करते हैं। अपनी जो कुछ बातें हैं या शिक्षण से जुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं जो एक शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रदान की जाती है। छात्र उनको निर्मित करते हैं, क्योंकि शिक्षण या शिक्षक ने जो अधिगमित करवाया है उसको प्रश्न या समस्या के रूप में शिक्षक छात्रों को देता है। छात्र अपने स्वविवेक के आधार पर उनका निर्माण करना और उनके साथी समूह के साथ सहयोग प्राप्त करते हुए उनको उत्पाद को बनाते हैं। लेकिन शिक्षक भी अपने छात्रों को एक उत्पाद के रूप में देखता है, क्योंकि वह उनका निर्माण कर रहा है और वही उनका प्रोडक्शन है। और प्रोडक्शन एक शिक्षक के लिए अपना गर्व है, और उन प्रोडक्शन को जांचना परखना, क्योंकि कोई भी मिल मालिक अगर उत्पाद को किसी वस्तु को निर्मित करता है तो उसमें देखता है कि यह कच्ची है पक्की, तो उसके लिए वो निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, परीक्षण करता है, उसी के आधार पर तय करता है कि ये वस्तु कच्ची या पक्की। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक अपने उत्पादों को परीक्षण करने के माध्यम से उनकी प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, जिसमें परीक्षा रूपी या टेस्ट रूपी बहुत सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से तय करता है कि ये बालक या छात्र अभी किस तरह से अपने आप को स्टैंड कर रहा है। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया है जिसको तय किया जाता है। फिर मानक आधारित छठी जो प्रक्रिया है, विशेषता है मानक आधारित प्रक्रिया। मानक यानी कि स्टैंडर्ड के आधार पर, क्योंकि ये जो विशेषता है या रचनात्मक आकलन की जो बात की जा रही है, मूलभूत रूप से वह किसी न किसी एक मानक को ध्यान में रखते किए जाते हैं, स्टैंडर्ड को ध्यान रखी जाती है। यह नहीं कि किस तरीके से बिना किसी कोई तथ्य के, बिना किसी सूचना के आधार पर उसके आकलन कर लिया जाता है, नहीं। उसके बारे में तथ्य जुटा जाते हैं, उसके आंकड़े जुटा जाते हैं, उनके सूत्र जुटा जाते हैं, उसी के आधार पर ही उनको आकलित किया जाता है। फिर अगली विशेषता जो बात आती है चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया। वास्तव में चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, छात्र उसको कितना अधिगमित कर पाता है,
उसका मूल्यांकन छात्र की मेहनत के आधार पर, उसके परिश्रम के आधार पर ही उसके आकलन को तय कर लिया जाता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान दिया है वो छात्र कहाँ तक अधिगमित होता है। इसमें छात्र का तो निष्कर्ष होता है, छात्र का मूल्यांकन हो रहा है, छात्र की मेहनत का नतीजा आ रहा है, लेकिन छात्र के साथ साथ शिक्षक का भी परिश्रम और उसके ज्ञान को वहाँ, उसके अधिगम को, उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को, उसने जितना भी चुनौतीपूर्ण तरीके से उस कार्य को संपन्न किया है वो वहाँ परिलक्षित होता है। फिर अगली जो विशेषता होती है पोषण पर आधारित प्रक्रिया। पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक के आधार पर एक शिक्षक छात्रों को अधिगमित करता है, शिक्षण कार्य करवाता है, तो छात्र वहाँ तक कितना सीख पाया है वो उसके फीडबैक का ही रिजल्ट है। अब शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, छात्र उन समस्याओं, उन प्रश्नों का, चुनौतियों का उत्तर देता है और उत्तर देते समय उसमें सकारात्मक परिणाम आते हैं। शिक्षक उनको अच्छा फीडबैक देता है, उनको पृष्ठ पोषण प्रदान करता है कि आपके द्वारा जो उत्तर मिला मुझे बहुत अच्छा मिला है, उसको अच्छी शाबाशी देता है, पुरस्कार देने का प्रयास करता है। इस तरीके से छात्रों को मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब छात्र अधिगमित हो जाता है, छात्र क्या सीखता है उसके परीक्षा परिणाम के, उसके निष्कर्ष के आधार पर ही तय होता है कि छात्र ने शिक्षक से जो सीखा है और शिक्षक से सीखने के बाद उसका जो परिणाम आ रहा है, उसी परिणाम के आधार पर हमें तय पता होता है कि उसी के आधार पर हमें पता लगता है कि छात्र ने जो सीखा है वो शिक्षक के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक। नकारात्मक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना सीखा है छात्र ने अपनी मेहनत से सीखा है। फिर सीखने के बाद उसमें जो एक उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई तो वो उसके परिणाम को दर्शाती है, जिससे शिक्षक को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है छात्र ने उसको हूबहू ग्रहण किया, तो उससे उसको फीडबैक मिलता है, उसको पढ़ाने में आगे मोटिवेशन मिलता है, आगे वो अच्छा से अच्छा इनोवेशन, नवाचार करने का प्रयास करता है। इस तरीके से फिर अगली जो बात आती है स्व आकलन की प्रक्रिया। स्व आकलन यानी कि मैंने पहले कहा था कि छात्र जो सीखता है और सीखने के बाद अपने आप को खुद वो आकलित करता है कि मैंने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसमें मैंने कितना ग्रहण किया है, उसमें मेरी भूमिका कितनी है, मैंने कितना अपने आप को उसको तैयार करने का प्रयास किया, और उसी के आधार पर वो अपनी सफलता और असफलता को एक तरीके से आंकने का या आकलन करने का प्रयास करता है। और छात्रों द्वारा भी जो सृजित अधिगम होता है साथी समूह के द्वारा, उस सृजित अधिगम में छात्र और साथी समूह मिलकर उस कार्य को किस तरह से संपन्न करते हैं, और शिक्षक भी अपने आप में स्व आकलन करता ही है, क्योंकि उसने जो पढ़ाया है उसका भी वो उसका स्वयं का मूल्यांकन है। फिर अगली जब बात आती है साथी समूह के द्वारा जो आकलन की प्रक्रिया होती है, शिक्षक और छात्र इन दोनों के साथ आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो तो होती है, लेकिन छात्रों के साथ और स्वयं छात्र इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब छात्र को जो टास्क दी गई है, जो समस्या दी गई है, जो उसको चुनौती दी गई, उस चुनौती का वो छात्र किस तरीके से उसका सामना कर रहा है, किस तरह से उसको हल करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही साथ उसका प्रयोग या उसको दूर करने का, ये इसकी जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए वो अपने साथी समूह का भी सहयोग लेता है, साथी दोस्तों का सहारा लेता है कि वो समस्या को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में समस्या आ रही तो वो साथियों के साथ उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। तो छात्र स्वयं में उसमें इन्वॉल्व नहीं, वो उसमें साथी समूह का भी इन्वॉल्व है, और शिक्षक का तो उसमें अपने आप इनडायरेक्टली उसमें सहयोग होता है। तो अगली जो विशेषता है प्रजातांत्रिक तरीके से या प्रजातांत्रिक तरीके से उसमें आकलन पर आधारित है, ये बाल केंद्रित पर आधारित, यानी कि हर तरीके से यहाँ आकलन की जब बात करिए, यहाँ जो भी बात आ रही है वह एक तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करती हुई आ रही है, एक दूसरे पर उत्तरदायित्व की भावना आ रही है, और ये नहीं कि वह अपने आप में एक व्यक्तिगत तरीके से ले रहा है, नहीं, वह सभी का एक साथी समूह का मिलकर उसका एक आपसी सहयोग से, सहभागिता से उसको निभाते हुए उसका रचनात्मक आकलन होता है। इसमें अगला जो टॉपिक आ रहा है रचनात्मक आकलन की सीमाएं, या इसमें कुछ सावधानियां हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी या कौन कौन से दोष हैं। पहला दोष तो है कि आकलन की प्रक्रिया में छात्र को अधिक, क्योंकि बाल केंद्रित मैंने पहले ही कहा था कि इसमें छात्र को अधिक महत्व दिया जाता है, शिक्षक का कम रोल हो जाता है,
फिर दूसरा होता है छात्र में अधिगम की गतिविधियाँ जो सृजन के माध्यम से होती है, वो सृजन गतिविधि के मूल्यांकन पर आधारित किया जाता है। और तीसरा, साथी समूह को कुछ छात्रों को वर्चस्व होता है और कुछ छात्र होते हैं जो अपने आप में ही रहते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते, तो उन छात्रों का जो प्रस्तुतिकरण करने का तरीका होता है संकोचवश अपनी बात को नहीं कह पाते, वह अपने स्तर पर ही रह जाती है। और साथी समूह या स्वयं छात्र की जो बात हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन साथी समूह के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है वो अमानवीकृत हो जाता है, वो पूर्ण रूप से ऑथेंटिक नहीं हो पाता। इसमें केवल एकमात्र शिक्षक होता है जो शिक्षक उन तथ्यों को एकत्रित करता है और शिक्षक द्वारा जो निर्णय किया जाता है वो सिर्फ व्यक्तिगत हो जाता है। वो अपने विवेक और योग्यता के साथ ही वो अपने तथ्यों के आधार पर उसका निरीक्षण कर पाता है, लेकिन छात्र ने जो अपनी सफलता अपने परिश्रम के माध्यम से जो सीखने का प्रयास किया है उसके आधार पर ही उसका जो परीक्षण होगा वो सही ढंग से हो पाएगा। तो छात्रों, आज हम रचनात्मक आकलन को पूर्ण रूप से पढ़ पाए। कल हम समेकित या योगात्मक आकलन यानी सिमुलेटेड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं तक संपन्न होती है। नमस्कार।